साल 2008 मुंबई में एक बहुत ही भीषण आतंकवादी हमला चल रहा होता है। पूरी दुनिया की नजरें लिटरली टीवी स्क्रीन्स पर टिकी हैं। और इसी बीच एक बेहद खुफिया और रहस्यमयी मैसेज सीधा वॉशिंगटन डीसी भेजा जाता है। इस संदेश में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी थी, बिल्कुल, कि आतंकवादियों का एक समूह है, नरीमन हाउस को निशाना बनाने वाला है, जो कि एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये चेतावनी नहीं थी। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये चेतावनी किसने दी थी और किसे दी थी। मतलब ये मैसेज CIA का नहीं था, ना ही हमारी मतलब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का था। तो फिर किसका था? ये अलर्ट सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भेजा था। अरे बाप रे, ये वाकई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। एग्जैक्टली। मतलब सार्वजनिक रूप से ये दोनों ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को ही नकारते हैं। जिनके पास वीजा तक का कोई सिस्टम नहीं है। सही बात है। लेकिन पर्दे के पीछे आतंकवाद के उस खौफनाक मंजर के दौरान वो एक दूसरे के साथ जीवन रक्षक खुफिया जानकारी साझा कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्यमयी, उलझी हुई और कई मायनों में खतरनाक कूटनीतिक दुनिया का विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। आज 10 अप्रैल 2026 है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और इजराइल के बीच ये जो 7 दशकों से चली आ रही लव हेट रिलेशनशिप है ना, हाँ, जहां एक तरफ एकदम कट्टर सैन्य टकराव है और दूसरी तरफ खुफिया गठजोड़। एग्जैक्टली। उसने कैसे आज के उस ऐतिहासिक पल की जमीन तैयार की है जहां पाकिस्तान लिटरली अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे विश्व युद्ध को टालने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। और देखिए, इस जटिल पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं। हाँ, हमने डॉन न्यूज की कूटनीतिक टाइमलाइंस देखी हैं, फिर CISS और इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी IPI जैसी थिंक टैंक रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। और यरूशलेम पोस्ट के कुछ काफी तीखे विश्लेषण भी हैं इसमें। बिल्कुल, और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों को भी खंगाला है। और हाँ, यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हमारे इन स्रोतों में कुछ बेहद संवेदनशील दावे हैं और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत बयान भी शामिल हैं। कुछ एकदम दक्षिणपंथी नजरिए से लिखे गए हैं, तो कुछ वामपंथी या क्षेत्रीय रणनीतिक नजरिए से। सही कहा। हमारा मकसद यहाँ किसी भी देश, विचारधारा या नैरेटिव का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ एक विश्लेषक के रूप में इन दस्तावेजों में छिपी हुई कूटनीतिक कड़ियों को जोड़ रहे हैं, ताकि इस सबसे उलझे हुए भू राजनीतिक समीकरण को समझा जा सके। बिल्कुल। तो अगर हम इस रिश्ते की शुरुआत की बात करें तो मुझे लगता है ये दुश्मनी हमेशा से इतनी जटिल नहीं थी। 1947 में जब दोनों देश अस्तित्व में आए तो चीजें काफी सीधी थीं, मतलब खुली दुश्मनी। हाँ, शुरुआत एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक टकराव से हुई थी। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन की योजना दुनिया के सामने रखी, तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इसके खिलाफ वोट दिया था। सही बात है। लेकिन इसके बावजूद 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ, तो उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे, डेविड बेन गुरियन, हाँ? उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को एक टेलीग्राम भेजा। एक टेलीग्राम? हाँ, जिसमें दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की पेशकश की गई थी। अरे वाह! मुझे ये बात हमेशा से हैरान करती है। मतलब इजराइल को उस वक्त क्या जरूरत थी पाकिस्तान की? क्या वो मुस्लिम दुनिया में अपने लिए किसी तरह की स्वीकार्यता तलाश रहे थे? और जिन्ना का क्या रिएक्शन रहा इस पर? देखिए, कूटनीति में ना नवजात देशों के लिए मान्यता मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इजराइल जानता था कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश उसे मान्यता दे दे, तो बाकी अरब देशों पर इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। पॉइंट है। तो जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने उस टेलीग्राम का कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। लिटरली कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं। उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और ये सिर्फ एक पत्र का जवाब ना देना नहीं था, ये एक साफ कूटनीतिक संदेश था कि पाकिस्तान के नक्शे पर इजराइल नाम का कोई देश है ही नहीं। लेकिन एक अनसुने टेलीग्राम से लेकर खून खराबे तक का सफर कैसे तय हुआ? क्योंकि 1967 के 6 डे वॉर और 1973 के यौम किप्पुर वॉर तक आते आते तो ये वैचारिक विरोध एक सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका था। बिल्कुल। मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान, जो कि भौगोलिक रूप से मध्य पूर्व से काफी दूर है, वो अचानक से इस युद्ध के बीच में कैसे पहुंच गया? इसे समझने के लिए हमें उस दौर की पैन इस्लामिक पहचान को देखना होगा।
अच्छा। अरब देशों की वायुसेनाएं इजराइल के मुकाबले उस समय काफी कमजोर थीं और उन्हें अनुभवी फाइटर पायलट्स की सख्त जरूरत थी। तो पाकिस्तान ने अपने सबसे बेहतरीन फाइटर पायलटों को जॉर्डन, सीरिया और मिस्र की मदद के लिए वहां भेज दिया। और स्रोतों में एक नाम विशेष रूप से उभर के आता है, पाकिस्तानी फाइटर पायलट सैफुल आजम। हाँ बिल्कुल। बताया जाता है कि 6 डे वॉर के दौरान उन्होंने अकेले ही 4 इजरायली लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। मतलब इमेजिन कीजिए, एक पाकिस्तानी पायलट जॉर्डन के लड़ाका विमान में बैठकर इजरायली विमानों को आसमान से गिरा रहा है। ये तो इजराइल के लिए एक सीधा और बहुत स्पष्ट खतरा था। वो किसी भी हालत में पाकिस्तान को एक सामान्य दुश्मन की तरह तो नहीं देख सकते थे। बिल्कुल नहीं। और इजराइल की जो सैन्य और कूटनीतिक रणनीति है ना, वो हमेशा से बहुत आक्रामक रही है। 1980s के दशक तक आते आते उन्हें लगने लगा था कि असली खतरा अरब देशों के फाइटर जेट्स नहीं है। तो फिर क्या था? असली खतरा इस्लामाबाद के कहूटा में बन रहा था। अच्छा। पाकिस्तान बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम की ओर बढ़ रहा था। ओहो। और इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद और उनकी सैन्य लीडरशिप को एक बहुत गहरा डर सताने लगा था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक बम बना रहा है, जो कि बाद में मध्य पूर्व के देशों के जरिए सीधा इजराइल पर इस्तेमाल हो सकता था। एग्जैक्टली। मुझे ये हिस्सा ना सबसे ज्यादा किसी स्पाई थ्रिलर जैसा लगा। हाँ, है ना? क्योंकि इजराइल ने सिर्फ डर के मारे हाथ पर हाथ धरे नहीं रखे, उन्होंने बाकायदा कहूटा परमाणु संयंत्र पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी हवाई हमले की पूरी योजना बना ली। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने 1981 में इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर को तबाह किया था। सही कहा। दस्तावेज बताते हैं कि इजराइल ने नेगेव रेगिस्तान में कहूटा रिएक्टर का एक डमी मॉडल तक तैयार कर लिया था और उनके F-16 विमानों के पायलट उस डमी पर बम गिराने की प्रैक्टिस कर रहे थे। योजना पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन देखिए, एक सैन्य अभियान सिर्फ इरादों से नहीं लड़ा जाता, उसके लिए लॉजिस्टिक्स और भूगोल का भी साथ चाहिए होता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे शतरंज के 2 खिलाड़ी एक ही मेज पर बैठने से साफ इनकार करते हैं, लेकिन कमरे के दोनों कोनों से एक दूसरे पर मोहरे फेंक रहे हैं। बहुत सही तुलना की आपने। दिक्कत ये थी कि इजराइल से पाकिस्तान तक उड़ान भरना, बम गिराना और वापस लौटना, ये सब F-16 विमानों के लिए बिना बीच में ईंधन भरे या किसी बेस पर रुके बिना संभव ही नहीं था। और यहीं पर भारत की भूमिका बीच में आती है। बिल्कुल। इजराइल को इस मिशन को अंजाम देने के लिए भारत के हवाई क्षेत्र और जामनगर एयरबेस की जरूरत थी। उन्होंने उस वक्त की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संपर्क भी किया था। हाँ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भारत ने मना क्यों कर दिया? मतलब भारत के लिए तो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम वैसे भी सबसे बड़ा सिरदर्द था। अगर इजराइल कहूटा को तबाह कर देता तो भारत का काम तो अपने आप आसान हो जाता ना। देखने में ये गणित बहुत सीधा लगता है, लेकिन कूटनीति इतनी सरल नहीं होती। अच्छा। भारत को पता था कि इजराइल अपने विमानों से बम गिराकर वापस तेल अवीव लौट जाएगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो जवाबी कार्रवाई करेगा उसका पूरा कहर सीधे भारत पर बरसेगा। ओफो, ये तो है। भारत को डर था कि पाकिस्तान ये मान लेगा कि ये हमला भारत की मिलीभगत से हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच एक फुल स्केल वॉर छिड़ सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को इस हमले की भनक लग चुकी थी। एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी सुरक्षा ही कड़ी नहीं की, बल्कि उन्होंने इजराइल को एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक संदेश भेजा। पाकिस्तान ने तय कर लिया था कि अगर कहूटा पर खरोच भी आई तो उनके फाइटर जेट्स इजराइल के सबसे संवेदनशील ठिकानों पर आत्मघाती हमले करेंगे। और इसी म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के खतरे ने इस योजना को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब यहाँ मुझे वाकई एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। क्या? और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस पूरी कहानी को सुनकर यही सोचेगा कि ये दोनों देश तो खून के प्यासे हैं। बिल्कुल। मतलब ये ऐसा है जैसे 2 प्रतिद्वंदी माफिया बॉस हों जो सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के पूरे खानदान को मिटाने की कस्में खा रहे हों। लेकिन स्रोतों में आगे बढ़ते ही एक ऐसा पन्ना आता है जो लिटरली दिमाग घुमा देता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ जा रही हैं। ठीक उसी 1980s के दशक में जब इजराइल कहूटा पर बम गिराने के लिए F-16 विमानों में ईंधन भर रहा है, वॉशिंगटन DC में उनके खुफिया अधिकारी ISI के अधिकारियों के साथ छुपकर बैठकें कर रहे हैं। जी। मतलब कैसे? एक दूसरे को मिटाने की योजना से लेकर एक साथ काम करने तक का ये बदलाव कैसे संभव है? जब आप एक दूसरे को देश ही नहीं मानते तो इतनी संवेदनशील खुफिया जानकारी कैसे साझा कर सकते हैं?
क्या ये सार्वजनिक दुश्मनी सिर्फ एक दिखावा है? देखिए, इसे कूटनीति की भाषा में भू राजनीतिक मजबूरी कहते हैं। अच्छा। जब सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया तो पूरी दुनिया के समीकरण रातों रात बदल गए। कोल्ड वॉर का टाइम था वो। बिल्कुल, ये शीत युद्ध का चरम था। पाकिस्तान और इजराइल भले ही एक दूसरे से कितनी भी नफरत करते हों, लेकिन दोनों अमेरिका के नेतृत्व वाले वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे। सही बात है। और अमेरिका के लिए उस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन सोवियत संघ था। तो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सोवियत सेना के खिलाफ हथियार मुहैया कराने के लिए ऑपरेशन साइक्लोन शुरू हुआ। हाँ। इसमें अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI तो सबसे आगे थे ही, लेकिन मोसाद की एंट्री कैसे हुई? मेरा मतलब है, अफगानिस्तान से इजराइल का क्या लेना देना था? इजराइल का सीधा हित ये था कि अगर सोवियत संघ अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो उनका अगला कदम मिडिल ईस्ट की ओर हो सकता है। ओहो। जो इजराइल के लिए सीधा खतरा था। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया-उल हक ने खुद ISI को यह निर्देश दिया था कि वो अमेरिका के जरिए मोसाद के साथ खुफिया चैनल स्थापित करें। लेकिन मोसाद ने इसमें योगदान क्या दिया? क्या उन्होंने सिर्फ खुफिया जानकारी दी या कुछ और भी था? उन्होंने हथियार दिए। हथियार? हाँ, और वो भी ऐसे हथियार जो उनके खुद के बनाए हुए नहीं थे। मतलब? इजराइल के पास सोवियत निर्मित हथियारों का एक बहुत बड़ा भंडार था, जो उन्होंने पिछले युद्धों में फिलिस्तीनी गुटों और लेबनान में अरब सेनाओं से जब्त किए थे। अच्छा। इजराइल ने वो सोवियत हथियार चुपचाप CIA को दिए और CIA ने उन्हें ISI के जरिए अफगान मुजाहिदीन तक पहुंचाया। ये तो बहुत ही शातिर रणनीति थी। बिल्कुल। क्योंकि वो हथियार सोवियत संघ के ही बनाए हुए थे, इसलिए सोवियत सेना कभी ये साबित ही नहीं कर सकती थी कि ये हथियार इजराइल से आ रहे हैं। एग्जैक्टली। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इजरायली हथियार जो अरबों से छीने गए थे, वो पाकिस्तानी सेना के जरिए अफगानिस्तान में चल रहे थे। वाओ। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है वो ये कि जब राष्ट्रीय हित और अस्तित्व पर खतरा मंडराता है ना, तो वैचारिक दुश्मनी को एक बक्से में बंद करके ताला लगा दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही खुफिया चैनल आगे चलकर इतना मजबूत हुआ कि 2008 के मुंबई हमलों के दौरान भी एक्टिव रहा। हाँ, जिस 2008 की घटना से हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। विकीलीक्स के जो अमेरिकी राजनयिक केबल सार्वजनिक हुए हैं, वो बताते हैं कि ISI के तत्कालीन प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा ने वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के जरिए मोसाद तक ये चेतावनी पहुंचाई थी कि नरीमन हाउस पर खतरा है। जी। जरा सोचिए, एक पाकिस्तानी खुफिया प्रमुख के लिए इस स्तर पर इजराइल के साथ जानकारी साझा करना अब कितना बड़ा राजनीतिक और संस्थागत जोखिम रहा होगा। बिल्कुल। इस कदम ने इजराइल को यह स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान का पूरा स्टेट अपैरेटस आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा है। इस तरह के खुफिया सहयोग ने दोनों देशों के बीच एक ऐसा विश्वास पैदा किया जिससे उन्हें कूटनीतिक मोर्चे पर भी कुछ बड़ा करने की हिम्मत मिली। और मुझे लगता है यही वजह है कि 2005 में हमें कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। 1 सितंबर 2005 को तुर्की के इस्तांबुल में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी और इजराइल के विदेश मंत्री सिल्वान शालोम सार्वजनिक रूप से मिले। इस मुशर्रफ ने अमेरिकन यहूदी कांग्रेस को संबोधित किया था। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। एक परमाणु संपन्न इस्लामी देश का सैन्य शासक अमेरिका के सबसे शक्तिशाली यहूदी मंच पर खड़ा था और उसे वहां लिटरली स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। मुशर्रफ ने साफ कह दिया था कि जैसे ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई सम्मानजनक समझौता होता है, पाकिस्तान इजराइल को पूर्ण मान्यता दे देगा। लेकिन अगर 2005 में ये सब इतना सकारात्मक था, तो आज हम जहां खड़े हैं 2026 में, वहां तस्वीर इतनी डरावनी क्यों लग रही है? वो इसलिए क्योंकि मतलब इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि वो 2005 वाली कूटनीति अब किसी गहरे समंदर में डूब चुकी है। बिल्कुल। पाकिस्तान का रक्षा तंत्र अब इजराइल को दोबारा एक सीधे और बढ़ते हुए खतरे के तौर पर देख रहा है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण भू राजनीति में आए नए बदलाव हैं। IPI की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इजराइल और भारत के बीच तेजी से गहरी होती रणनीतिक और रक्षा साझेदारी ने पाकिस्तान को बहुत सतर्क कर दिया है। विशेषकर 2025 में हुए भारत पाकिस्तान टकराव में, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। हाँ, उस टकराव में इजराइल के लोइटरिंग म्यूनिशन यानी IAI हारोप जैसे सुसाइड ड्रोन्स और स्पाई स्मार्ट बमों का भारी इस्तेमाल देखा गया था। तो पाकिस्तान को ये महसूस हो रहा है कि इजराइल के हथियार अब सीधे तौर पर उनकी सीमाओं पर आग बरसा रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, खतरा सिर्फ हथियारों का नहीं है।
आईपीआई रिपोर्ट एक दूसरे ज्यादा संवेदनशील मोर्चे की बात करती है, बलूचिस्तान और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक दुखती रग रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक वहीं से गुजरता है। बिल्कुल। लेकिन इजराइल को बलूचिस्तान में क्या दिलचस्पी हो सकती है? देखिए, इजराइल की दिलचस्पी बलूचिस्तान में नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के भूगोल में है। अच्छा, भूगोल में। हाँ, बलूचिस्तान की सीमा ईरान से लगती है, लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा। अब समझी। इजराइल से जुड़ी एक संस्था है मेमरी, यानी मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस पर पाकिस्तान का आरोप है कि वो बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट के जरिए बलूच अलगाववादियों के नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हवा दे रही है। मतलब पाकिस्तान को ये डर है कि इजराइल बलूचिस्तान की अस्थिरता का फायदा उठाकर उस क्षेत्र को ईरान के खिलाफ अपने खुफिया ऑपरेशंस के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। बिल्कुल सही। मुझे ये किसी टाइट रोप वॉक या कहें रस्सी पर चलने जैसा लग रहा है, जहां खुफिया सहयोग के बाद खुली दोस्ती की ओर बढ़ा गया हर कदम बलूचिस्तान जैसे ज्वलंत मुद्दों की छोटी सी गलती से उन्हें सीधे खाई में गिरा सकता है। बहुत सही एनालॉजी दिया आपने। जो दो देश कभी अफगानिस्तान में एक साथ मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे थे, वो आज एक दूसरे के पड़ोस में छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर के जाल बुन रहे हैं। ये तो है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्त और दुश्मन सिर्फ समय और स्थान की जरूरत के हिसाब से तय होते हैं। और यही समय और स्थान का चक्र हमें आज के इस महासंकट तक ले आया है। दशकों की ये दुश्मनी, कूटनीति, खुफिया सहयोग और अब बलूचिस्तान के प्रॉक्सी वॉर का मिला-जुला इतिहास। सब कुछ आज 2026 के सबसे बड़े वैश्विक संकट में आकर एक चौराहे पर खड़ा है, जहां पाकिस्तान ने एक ऐसी भूमिका अपना ली है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। 2026 का ये युद्ध सच में मानवता के लिए सबसे डरावना सपना रहा है। अगर हम इस संकट की टाइमलाइन को देखें ना, तो 28 फरवरी 2026 की उस रात ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बिल्कुल। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक भयानक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किया। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके कई शीर्ष अधिकारी मारे गए। हाँ, और इस हमले में 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ये कोई मामूली सर्जिकल स्ट्राइक तो थी नहीं, ये एक देश के पूरे नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश थी। बिल्कुल। और जवाब में ईरान ने जो किया, उसने दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को ही बंधक बना लिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें तो दागी ही, लेकिन सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि उन्होंने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया। और देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। एग्जैक्टली। जब ईरान ने इसे बंद किया तो रातों रात कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। दुनिया भर की सप्लाई चेन टूटने की कगार पर आ गई। और इस नाकेबंदी के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी कर दी, 48 घंटे का अल्टीमेटम, कि अगर ईरान रास्ता नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान की बची खुची सारी ऊर्जा और तेल सुविधाओं को राख में मिला देगा। हम लिटरली तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ चंद घंटे दूर थे। और उसी वक्त जब युद्ध के बादल सबसे ज्यादा गहरे थे, पाकिस्तान ने कूटनीतिक मंच पर एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। बिल्कुल। तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे बैक चैनल कूटनीति का जाल बुना। और 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वो ऐतिहासिक घोषणा की जिसने पूरी दुनिया को राहत की सांस लेने का मौका दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। जी। पर एक बात जो मुझे यहाँ विचार करने पर मजबूर करती है, वो ये कि इस मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? देखिए, इसके कई रणनीतिक कारण हैं। अच्छा। पहला, पाकिस्तान के पास ईरान के साथ एक लंबी सीमा है और दोनों देशों के बीच पुराने, हालांकि कभी-कभी तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान एक सुन्नी परमाणु शक्ति है जिसका तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों में अच्छा प्रभाव है। सही बात है। और तीसरा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिकी समर्थन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसलिए अमेरिका के पास पाकिस्तान को दबाव में रखने के लिए पर्याप्त लीवरेज था। और मुझे लगता है इसी कूटनीतिक जीत का नतीजा है कि आज 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत की मेज सज चुकी है। बिल्कुल।
अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंसेर और जेरेड कुशनर मौजूद हैं और ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच ये पहली आमने सामने की उच्च स्तरीय बातचीत है। लेकिन जैसे कि इस पूरी चर्चा में हमने देखा है यार, पाकिस्तान और इजराइल के समीकरण में कुछ भी सीधा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ पाकिस्तान खुद को दुनिया के सामने एक जिम्मेदार, तटस्थ, शांतिदूत के रूप में पेश कर रहा है जो विश्व युद्ध को टाल रहा है, और दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक बातचीत के शुरू होने से मात्र 50 घंटे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा बयान देते हैं जो पूरी शांति प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर देता है। एग्जैक्टली। वो सार्वजनिक रूप से इजराइल को बुराई और मानवता के लिए श्राप कह देते हैं। वो इजराइल पर नरसंहार का सीधा आरोप लगाते हैं। देखिए, कूटनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। बिल्कुल। ऐसे नाजुक मौके पर इस तरह के आग उगलने वाले बयान का आना कोई संयोग नहीं हो सकता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने इसे यहूदी विरोधी मानसिकता करार दिया। हाँ, और दुनिया से सवाल पूछा कि जो देश सार्वजनिक रूप से इजराइल के विनाश की कामना कर रहा हो, वो मिडल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ कैसे हो सकता है। ये सवाल बहुत जायज है और यह यरूशलेम पोस्ट का विश्लेषण इस पूरी घटना को एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक रोशनी में पेश करता है। उनका तर्क है कि पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य मध्य पूर्व में शांति लाना है ही नहीं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो यरूशलेम पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान की इस पूरी कूटनीतिक कवायद का एकमात्र मकसद अपनी खोई हुई वैश्विक प्रासंगिकता को वापस पाना है। लेख ये चिंता जताता है कि पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। अतीत में अब्दुल कादिर खान नेटवर्क के जरिए ईरान और लीबिया जैसे देशों को अवैध रूप से परमाणु तकनीक बेचने का दाग भी उन पर है। पोस्ट तो ये आशंका भी जता रहा है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर इस कूटनीतिक मंच का इस्तेमाल पूरे मुस्लिम विश्व को इजराइल और भारत के खिलाफ एकजुट करने के लिए कर सकता है। बिल्कुल। वो इसे सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक खतरा मान रहे हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब क्या रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान वाकई इस पूरी शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार देगा, या फिर ये सिर्फ एक डबल गेम है, घरेलू जनता के गुस्से को शांत करने के लिए सोशल मीडिया पर आग उगलना, जबकि बंद दरवाजों के पीछे बहुत ही ठंडे दिमाग से शांति समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाना? देखिए, ये पाकिस्तान की एक जांची परखी रणनीति रही है। अच्छा। घरेलू स्तर पर एंटी इजराइल नैरेटिव को मजबूत रखना राजनीतिक जिंदादिली के लिए जरूरी है उनके लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर जब अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो, अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल। पाकिस्तान इस वक्त इसी बेहद पतली रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात जो शीशे की तरह साफ है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान और इजराइल का ये रिश्ता सिर्फ नफरत या सिर्फ दोस्ती का नहीं है। ये एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जहां एक ही समय में परमाणु हथियारों की धमकियां दी जा रही हैं और खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की जान बचा रही हैं। सही कहा। ये इतिहास हमें सिखाता है कि भू राजनीति में भावनाएं नहीं बल्कि केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। जब जरूरत पड़ी तो दुश्मनों ने हाथ मिलाए और जब जरूरत बदली तो वापस बंदूकें तान ली। बिल्कुल। और ये सब जानना हम सभी के लिए इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज इस्लामाबाद में बंद दरवाजों के पीछे जो हो रहा है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान का मामला नहीं है। हाँ। अगर वो बातचीत विफल होती है और हॉर्मस का रास्ता नहीं खुलता तो इसका सीधा असर हमारे और आपके जीवन पर, वैश्विक मंदी पर और मध्य पूर्व के अस्तित्व पर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे दुनिया को लगता है कि ये दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन सच्चाई कितनी अलग है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। अगर पाकिस्तान और इजराइल जैसे दो देश जो कागजों पर एक दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं, जो एक दूसरे के परमाणु रिएक्टरों पर बम गिराने के डमी बनाते हैं, अगर वो पर्दे के पीछे से खुफिया जानकारियां साझा कर सकते हैं, हथियारों की तस्करी कर सकते हैं और तीसरे विश्व युद्ध को टालने के लिए एक मंच तैयार कर सकते हैं, तो जरा सोचिए, इस वक्त दुनिया के अंधेरों में जहां हमारी नजरें नहीं पहुंच रहीं, वहां कूटनीति के और कितने ऐसे असंभव गठबंधन आकार ले रहे होंगे जिनसे हम पूरी तरह अनजान हैं। क्या वाकई कोई स्थायी दुश्मन होता है या सब कुछ सिर्फ एक बहुत बड़ा खेल है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हम फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ।